अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक डिज़ीज़ है, लंग डिज़ीज़ है जिसे एस्थमा कहा जाता है। तो एस्थमा को समझने से पहले हमें थोड़ा सा लंग के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेज़ल कैविटी से जो हवा है वो हमारे लंग्स में एंटर होती है। इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे लेरिंग्स कहा जाता है। उसके नीचे ट्रेकिया, ये सांस की नाली है जो कि फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई जो हैं वो लंग्स में दाखिल होने के बाद बहुत ही बारीक बारीक नालियों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स का अख्ताम एक छोटी सी थैली के ऊपर होता है जिसे एल्वियोलस कहते हैं। तो देर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हर लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो एज़मा जो है ये बेसिकली एक सांस की प्रॉब्लम है जो कि बहुत लंबे अरसे तक रह सकती है और इसका अचानक अटैक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं सिम्टम्स को कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हम एस्थमा का शिकार हैं। तो जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, अलामात की, तो सबसे बड़ी सिम्टम इसकी ये होती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में रुकावट आएगी, सांस लिया नहीं जाएगा, खींच खींच के सांस जो है वो पेशेंट लेगा, जो कि सबसे बड़ी अलामत है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, जो सीना है, पसलियां हैं, ये अंदर की तरफ जो हैं वो प्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी, जैसे कि इसको भैंच रहा है या दबा रहा है या पुश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। उसके अलावा वीजिंग, जब सांस को बाहर निकाला जाता है तो उसमें से विस्लिंग साउंड, सीटियों की आवाज़ आती है। अगर वो सुनाई भी दे सकती है और बाज़ दफ़ा हमें स्टेथोस्कोप जो है उसको इस्तेमाल करके इसको सुनना पड़ता है। बाज़ औक़ात कफ़िंग होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, लेकिन अमूमी तौर पर कफ़िंग भी मौजूद होती है। इसके अलावा स्पूटम, बाज़ दफ़ा अगर बैक्टीरियल एस्थमा हो तो उसमें बलगम भी बन जाती है जो कि लंग्स के अंदर नालियों को ब्लॉक कर देती है। एयरवेज जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, सांस यानी हवा जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इन्फ्लामेशन हो जाती है, फ़ीवर हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, बाज़ औक़ात लंग्स में दर्द भी होता है। तो ये बेसिक अलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो एस्थमेटिक है। तो अगर सांस फूल रहा हो, सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो, होंठ नीले हो रहे हों और खांसी हो रही हो, सांस मीट ना हो रहा हो, कमज़ोरी हो जाए, साथ एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा हो, तो इस फ़ौरी तौर पर हमें एमरजेंसी रूम में जाना चाहिए ताकि वहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जा सके। अब एस्थमा जो है ये बेसिकली है क्या, इसकी हम जो है वो डेफिनेशन को देखते हैं कि ये होता है सेवियर पेरोक्सिज्म, यानी एक शदीद किस्म का दौरा आता है। किसका? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दुश्वारी का अचानक दौरा आएगा। बाज़ औक़ात जो पेशेंट होते हैं वो क्रॉनिक एस्थमा का शिकार होते हैं तो उनको तो पता होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक्यूट अटैक होता है तो फ़ौरी तौर पर जो है वो दौरा पड़ता है, पेरोक्सिज्म आ जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं, पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलीफ, मुकम्मल तौर पर आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? रिकरेंस ऑफ अटैक, दोबारा अटैक हो जाएगा थोड़े या ज़्यादा वक्फे के बाद। तो बार बार अटैक होता है इस बीमारी में। अब एज़मा जो है जब होता है तो बेसिकली इसके अंदर लंग्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल लंग्स की जो पिक है वो निकाली है बाहर, जिसमें हवा की जो नालियाँ हैं उनकी जो ओपनिंग है वो नॉर्मल है। इसमें जो एयर पैसेज वे है वो खुला हुआ है, इसमें हल्की हल्की म्यूकस जो है वो मौजूद है। लेकिन जब एज़मा का अटैक होता है, पेरोक्सिज्म आता है, तो ये जो नालियाँ हैं ये बहुत तंग हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ये देखें इसके अंदर जो है ये नाली का जो हवा का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। तो ये एज़मेटिक जो है वो ब्रोंकियोल है, जिसकी वजह से
हवा एयर ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाती और एस्थमा की सिम्टम जो है वो अपीयर आ जाती हैं। अब एस्थमा जो है इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। शुरू में चंद एक थी, लेकिन आजकल इसकी बेतहाशा टाइप हैं, जिनमें से मेजर जो हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक्यूट एज़मा होता है जिसमें शदीद हमला होता है। क्रॉनिक एज़मा होता है जो कि लंबे अरसे से चल रहा होता है। चाइल्डहुड एज़मा होता है जो बच्चों में पैदा होते साथ ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा एडल्ट ऑनसेट ऐसा एज़मा होता है जब बालग होने के बाद वो स्टार्ट होता है। बाज़ अवक़ात एक्सरसाइज करने से बॉडी में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनकी वजह से एस्थमा हो जाता है। एलर्जिक एज़मा होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में जाने की वजह से एलर्जी की वजह से हो जाता है। ऑक्यूपेशनल ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जहाँ पे डस्ट हो, केमिकल्स हो, वेल्डिंग प्लांट्स हों, केमिकल फैक्ट्रीज़ हों, फॉर्मल्डिहाइड है या कोई पोल्यूशन है या धुआं है, तो वो जाने से एस्थमा आमतौर पर ऐसे मरीज़ों को हो जाता है। इसाइनोफिलिक एस्थमा जो है इसमें आमतौर पर लंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वाइट ब्लड सेल की वजह से म्यूकस पस स्पूटम बन जाती है, लंग्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने में दुश्वारी आती है। नॉकटर्नल एस्थमा जो है ये आमतौर पर रात के औकात में जो है वो होता है। एस्प्रिन इंड्यूस बाज़ औक़ात एस्प्रिन खाने से या कोई भी पैनाडोल या पेन किलर खाने से भी एस्थमा हो सकता है। कफ़ वेरिएंट कुछ इसकी इकसाम है जिनमें शदीद कफ़ होती है, एयरवेज ब्लॉक नहीं होती लेकिन खांसी शदीद होती है। तो बहुत सारी इकसाम के एस्थमा जो हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर जो है फिर ये डायग्नोज़ करता है और डायग्नोज़ करने के बाद फिर पता चलाया जाता है कि ये किस वजह से है और इसकी कौन सी टाइप है, कॉजेज़ क्या हैं और इन एस्थमा को ट्रिगर कौन करता है। अगर आप कॉजेज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन काज है वो इन्फेक्शंस है। जब भी लंग्स में इन्फेक्शन होगा, एयर पैसेज वे में इन्फेक्शन होगा, साइनोसाइटिस हो जाए, राइनाइटिस हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, फ्लू हो जाए, इस तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं आम तौर पर उनमें जो वायरस है वो लंग्स में चला जाता है और खांसी और इन्फेक्शन का बायस बनता है, जिससे एस्थमा की सिम्टम ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन ये टेम्पोरेरी होगा, अगर इन्फेक्शन कवर हो जाएगा तो एस्थमा खुद ही ठीक हो जाएगा। एलर्जेंस, जो एलर्जिक एस्थमा होता है उसकी जो वजह है वो आमतौर पर एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसमें आमतौर पर पोलन्स आ जाते हैं, परफ्यूम्स आ जाता है, डस्ट आ जाते हैं, मोल्ड्स उल्ली आ जाती है, माइट्स घरों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े उनकी जो डस्ट होती है वो आ जाती है। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेशेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होने से भी एस्थमा की सिम्टम ज़ाहिर हो जाती हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये जेनेटिक नस्ल दर नस्ल भी चलता है। जेनेटिक तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उससे एलर्जी जो है वो एस्थमा काज हो सकता है। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स, आजकल आपको पता है हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हवा में स्मोक, सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा सर्टन केमिकल्स जो फ़ज़ा के अंदर मौजूद होते हैं वो भी एस्थमा काज कर रहे हैं और दिन ब दिन पूरी दुनिया में एस्थमा के पेशेंट्स की तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब एस्थमा जो है वो आम तौर पर कैसे पता चलाया जाए कि एस्थमा है, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। अगर वो एलर्जी का एस्थमा हो तो एलर्जी का टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से जो है वो आपकी वीजिंग की साउंड सुन के आपको बता देता है। तो एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट बाज़ार से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में रखें और इसकी मदद से आप जज कर सकते हैं कि आया एस्थमा की सिम्टम है या कि नहीं। मेरे पास ये एक पीक फ्लो मीटर है जो मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ये शो किया हुआ है आपको। ये पीक फ्लो मीटर है, ये इस तरीके का होता है, ये देखें। तो इस पीक फ्लो मीटर में यहाँ पे रेंज बनी होती है 60, 100, 150 एंड सो ऑन ऊपर जा रही है। यहाँ पर इसका माउथ पीस होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करने के बाद, ज़ीरो पे लाने के बाद, इसके अंदर एक नीडल है, इसको बिल्कुल नीचे ले आएँ, रेड कलर की होती है। उसके बाद अपने मुंह में हवा अपने लंग्स में भर लें अच्छे तरीके से। जब भर लें फिर इसको अपने मुंह में डाल के हवा को ज़ोर से बाहर निकाल लें। तो ये जो इसका जो स्केल है ये मूव करेगा।
जब ये मूव करेगा उससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पीक फ्लो मीटर है उसकी क्या रेंज है। अगर ये बहुत नीचे हो इसका मतलब ये है कि आपके सांस में रुकावट आ रही है, तंगी आ रही है। और अगर ये ऊपर चला जाए, एक नॉर्मल रेंज पर आ जाए, तो आप को एज़मा की सिम्टम नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। इसकी मदद से आप अपने लंग्स की क्वालिटी को, एयर की क्वालिटी को और सांस की जो मिकदार है उसको जांच सकते हैं। तो एनी हाउ, अब एलर्जी क्या है? देखें, मैं भी बाज़ार में खड़ा हुआ हूँ, रोड के ऊपर खड़ा हूँ, आप भी खड़े हुए हैं, कोई और भी खड़ा हुआ है। वहाँ पे हमारे नाक के अंदर हवा के साथ डस्ट भी जा रही है, पोलन्स भी जा रही हैं, स्मोक धुआं भी जा रहा है, केमिकल्स भी जा रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कुछ दुनिया में लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे ही उनके नाक में हवा के ज़रिए, लंग्स के ज़रिए कोई सर्टन केमिकल जो उनको एलर्जी कॉज करता है, ज़रूरी नहीं सारे ही चीज़ें एलर्जी कॉज करें, पोलन्स कर सकते हैं, डस्ट कर सकती है, स्मोक कर सकता है। तो जैसे ही उनके अंदर जाएगा, उनके जो लंग्स हैं वो सेंसिटिव होने की बिना के ऊपर उनके अंदर हिस्टामिन एक केमिकल बॉडी रिलीज़ करती है, वाइट ब्लड सेल जो रिलीज़ करते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे क्या होता है कि लंग्स में मौजूद हवा की नालियाँ नॉर्मल से कॉन्स्ट्रिक्ट, तंग होकर इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें एक नॉर्मल इंसान के लिए हार्मलेस होती हैं, लेकिन एक सेंसिटिव पर्सन के लिए जिसको एलर्जी होती है, वही चीज़ें बीमारी का बायस बन जाती हैं और वो एज़मा का शिकार हो जाता है, उसको सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाती है। तो इसका फिर इलाज क्या होता है कि उन एलर्जन से बचा जाए, उन पोलन से बचा जाए, डस्ट से बचा जाए जो लंग्स को बंद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हर वक्त मास्क लगा के रखना पड़ता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है जो साफ़ सुथरी हो, जहाँ पर एलर्जीज़ काज करने वाले एक एलिमेंट जो हैं वो मौजूद ना हों। तो फिर कैसे ट्रीट किया जाए? अगर आपके पास एज़मा का पेशेंट आता है या आपके घर में या इर्द गिर्द कोई मौजूद है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योर इसका कोई नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हॉस्पिटल लाया जा सकता है, डॉक्टर के पास, घर में एहतियाती तदाबीर, खाने पीने की तदाबीर करके इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो मेंशन की हैं। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाकर मेडिसिन जो है वो यूज़ करें। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारे हवा की नालियों को खोल देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो। उसमें एक तो जो है वो है बेक्लोमेथासोन, दूसरा है ब्यूडिसोनाइड और तीसरा है फ्लूटिकेसोन। तो ये डिफरेंट साल्ट्स हैं जो कि आम तौर पर इनहेलर की शक्ल में मिलते हैं। तो इनहेलर जो है ये बेसिकली एक पंप होता है, इसके अंदर मेडिसिन जो है वो मौजूद होती है। आजकल दूसरे पाउडर वाले इनहेलर भी आए हुए हैं और यहाँ पर इसका एक माउथ पीस होता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका डॉक्टर बताता है कि इसको मुंह में लेकर पंप को दबाना होता है और ये जो दवाई है ये इंसान के लंग्स में जाती है। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हवा की नालियों की जो दीवारें हैं उनके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नालियाँ जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और सांस में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। ये टैबलेट्स होती हैं, इनको रोज़ाना एक वक्त में लेना होता है। यूजुअली आमतौर पर डॉक्टर 10 मिलीग्राम बड़ों के लिए, 5 मिलीग्राम छोटों के लिए रिकमेंड करते हैं। दिन में रात को एक वक्त में एक ये टैबलेट जो है वो लेनी होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस साल है मोंटिलो का सोडियम, ये यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा ज़ेफिर ल्यूकेस्ट है, ये भी यूज़ होता है। इसके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साथ ये अवेलेबल है। अगर इसको लिया जाए तो ये बहुत सारे एलर्जिक एज़मा जो है और एज़मा की बहुत सारे टाइप्स में फ़ायदेमंद जो है वो देखा गया है। ब्रोंकोडायलेटर की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर जो हैं ये भी पंप की शक्ल में, इनहेलर की शक्ल में मौजूद होते हैं या फिर नेबुलाइज करने के तरीके के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उसमें फार्मोटिरोल है, इसके अलावा साल्मिटरोल है। ये भी हवा की जो नालियां हैं ब्रोंकियोल्स उनको खोलने के काम आते हैं जो कि एज़मा की वजह से बंद हो चुकी हैं। अगर इसके साथ इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, तो उसके साथ फिर एंटीबायोटिक का भी डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं।
इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक्स हैं, जिसमें इप्राट्रोपियम है, इसके अलावा टियोट्रोपियम है। ये भी आमतौर पर इन्हेलर या नेबुलाइज की शक्ल में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये भी जो हैं वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं और लंग्स को ओपन करते हैं ताकि एयर की जो मूवमेंट है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा इंट्रावेनस और ओरल कॉर्टिकोस्टीरॉयड, अगर एस्थमा का पेशेंट सीवियर कंडीशन में है और जो हॉस्पिटलाइज हो गया है तो बाज़ दफ़ा ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये वेन के ज़रिए जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर स्टीरॉयड जो हैं वो टैबलेट की शक्ल में खिलाए जाते हैं ताकि बहुत सीवियर किस्म की सिम्टम्स को कवर किया जा सके। ये लाइफ सेविंग स्टीरॉयड्स होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे जैसे देसी दवाइयाँ हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक हैं और बहुत सारे दूसरे तरीक़ा इलाज के ज़रिए भी एज़मा को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो यानी हो जहाँ से भी शिफा मिले कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसमें 2 दवाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक एपिकॉक है, एक आर्सेनिक एल्बम है। ये 30-30 की पावर में घर में रखें और जैसे ही एज़मा का अटैक हो तो 5-5 कतरे ज़ुबान पर इसको आप ले सकते हैं, फ़ौरी तौर पर एज़मा का रिलीफ़ मिल जाता है। इसके अलावा सिरप्स हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो है एज़मा की वो देखना होगा कि एज़मा किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है और वो जो जिस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है उससे बचा जाए, कोशिश की जाए। डस्ट है, पोलन्स हैं, नमी है, ह्यूमिडिटी है, सर्दी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे इससे जो है वो अवॉइड किया जा सके, क्योंकि एक एज़मा जो है जब लंग्स बंद होते हैं तो फिर इसका जो अटैक है वो कई दिन ले सकता है रिकवर होने में और उससे बहुत सारे दूसरे सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।